नमस्कार। इस वक्त आज हमारे साथ हैं आवाज टुडे फाउंडेशन के संचालक और सचिव राजेश कुमार जी। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। चलिए, थैंक यू। आपने हमें अपने पब्लिक फर्स्ट जो आपका चैनल है जी, उस पे आपने हमें मौका दिया कुछ बोलने के लिए, कुछ अपने बारे में रखने के लिए। इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप एक व्यावसायिक व्यक्ति हैं, व्यवसाय करते हैं और आप शिक्षाविद जुड़े हुए हैं लोगों से हैं। क्या ऐसा विचार आया कि राजनीति में उतरना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा बात यही है कि मैं बचपन से बहुत गरीबी में पला बढ़ा और मैं एक नवोदय स्टूडेंट हूँ और नवोदय स्टूडेंट होने के वजह से वहाँ से सब कुछ मैंने एक सीखा कि क्या करना है, क्या आगे भविष्य में, क्योंकि वहाँ पे खुद से सब काम करना होता था। और जब मैं पढ़ाई के बाद हमारे घर में मेरे पापा बीएड किए हुए इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, तो उन्होंने बच्चों को एक ही चीज़ बताया कि आप पढ़ाई कीजिएगा तभी आपका भविष्य बदल सकता है। तो इस वजह से लगातार बहुत गरीबी थी। फिर उसके बाद शिक्षा के बाद हम लोग आए, तो मैं कभी किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था, इसलिए बिज़नेस को चुना। और बिज़नेस में काम करने के लिए मैं झारखंड में रहता हूँ और झारखंड से रहने के वहाँ पे सारा चीज़ एक बिज़नेस अच्छा सेटअप किया हूँ। और जब वहाँ पे मैंने कुछ हमको इनकम हुआ, जब बिज़नेस किया तो हमें लगा कि जो हमारी जो बचपन जो गरीबी में गुजरी है, क्योंकि आज भी जब भी गांव जाता हूं तो वहां हमेशा देखता हूं कि इतनी गरीबी है कि लोग जिसको खाने के लिए पैसे नहीं हैं और उनके कोई सरकारी सुविधा अभी तक नहीं मिली है। तो मैंने सोचा कि अगर क्यों न मैं अपना इनकम का जो 25% समाज में जीवन भर उसको मैं एक समाज जो गरीब हैं उनको मदद किया जाए। शायद इसीलिए आपने एक एनजीओ शुरू किया, संस्था चालू किया, आवाज टुडे फाउंडेशन। जी। ये आवाज टुडे फाउंडेशन का मतलब क्या है? आवाज़ टुडे फाउंडेशन का एक संजोग रहा है, क्योंकि बचपन से था कि कुछ न कुछ समाज के बीच में रहना है, समाज सेवा करना है। इसलिए हम हमेशा कोशिश ये रहा कि कुछ एक अपना तरीका, बेहतर तरीका निकाला जाए, क्योंकि समाज में बहुत सारे हैं सेवा करने के भाव को रखने के लिए कि सेवा बहुत तरीके से किया जाता है गरीब लोगों को। लेकिन क्या है, यहाँ जो खास करके दलित समाज में, जैसे मैं 2-3 से राजवंशी समाज, चौधरी समाज और इनसे जुड़े मुसहर समाज, मांझी समाज, इनकी जो आज भी जाके देखिए, उनके घरों में जाकर के अगर सुबह में जाके देखिएगा, शाम में देखिएगा, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि सुबह रोज निकलते हैं खाने के लिए और खाने कमाने के निकलते हैं। कमाने के बाद क्या है कि लोग आकर के रात में आते हैं और रात में आकर के लोग किसी तरह से जीवन यापन कर पा रहे हैं। आपका एक वीडियो जो है वो भी वायरल होता है कि जिसमें आप कहते हैं कि दलितों और पिछड़ों का जी आवाज बनकर आप उतरे हैं। तो ये बौखलाहट है इस बार विधानसभा में कि क्या सवर्ण जो इतने दिनों से एक ही समाज के लोग यहाँ बनते आए थे विधायक, तो इसमें कहीं ना कहीं बौखलाहट पूरे विधानसभा में हो रही है। तो बौखलाहट के कारण कहीं आप तो नहीं? देखिए, बौखलाहट तो होगा ही, क्योंकि 60 से 70 साल यहाँ पे जो व्यवस्था है जो एक ही समाज के बीच में है, और मैं समझता हूँ 2 ही परिवार के बीच में है। तो 2 परिवार में सारा जो विकास का फंड है 2 ही परिवार मिलकर आज तक हिसुआ विधानसभा में खर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे वो अपने ही समाज को ही सिर्फ सेवा देते हैं। तो बौखलाहट तो आएगी। सारे दलित, पिछड़े, गरीब कहाँ से अपना आज क्यों नहीं विकास है? जहाँ आप चले जाइए, कोई भी गांव चले जाइए जो कि दलित समाज और पिछड़ों का है, वहाँ जाके देखिए विकास की कोई भी आपकी राशि। आज़ादी के हालांकि 79 साल बीत गए राजेश जी, आज़ादी के 79 साल बीत गए, आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे। आज आप जब एक दलित की बस्ती में जाइएगा तो आज भी बच्चे नंगा होकर चावल खाते आपको नालियों के पास नजर आएंगे। क्या उनको वो जो विधायक बने, जो नेता बने बैठे हैं राजगद्दियों पर, क्या उन्हें वो दिखाई नहीं देती? देखिए, ये तो जब आते हैं ये हमारे जो खास करके जो गरीब और दलित समाज के हैं,
उनको जब भी चुनाव आता है तो वो आते हैं तो पैसे के बल पे उन लोग चंद पैसे खा करके और पैसे ले करके और वो वोट करते हैं। तो वो कुछ गलतियां इनकी भी है। और जब दलित समाज अब जब भी इस बार वोट लेने आए तो उनसे पूछिए कि आज तक हमारे समाज के लिए, दलित और पिछड़ों के लिए क्या किया है। जब तक ये क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। और इस बार सोच समझ करके अपना वोट करें, ताकि क्या है कि जो ये सत्ता है वो दो परिवारों के बीच में न जाए। क्या इस बार दलितों का आवाज बनकर राजेश कुमार आवाज टुडे फाउंडेशन के तरफ से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा? एकदम, इस बार हम लोग पूरा बदलाव के मूड में हैं। और किसी भी हाल में, क्योंकि मैं पिछले बार नीतू सिंह जो हमारी विधायिका है, प्रेजेंट में विधायिका है, माननीय विधायिका है, उनको मैंने बहुत पूरे यहाँ का कोयरी समाज का मीटिंग करके अपने घर पे मैंने मीटिंग करवाया था। और उसको पूरे हिस्वा समाज का, कोयरी समाज का मैंने उनको वोट करवाया था। लेकिन जब उन्होंने चुनाव जब जीत गए, उसके बाद आज तक की एक भी फंड न, हमारे कहने पे, उन्होंने पहले बोला था कि हम आपको, आपके कहने पे, आपके इलाका में आपका मैंने सारा विकास का काम करेंगे। यहाँ तक बोला था कि नट बोल्टू भी लगना होगा तो राजेश जी आपसे पूछ के लगाएंगे। लेकिन क्या है कि आज तक उन्होंने ना एक बार गए, सिर्फ हाय हेलो करते हैं और उसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ होने की बात होती है विकास के नाम पर, विकास के और उसके बाद विकास की कोई बातें नहीं होती। एकदम से। अच्छा, आपका देखा गया कि बहुत सारा एक फंक्शन हुआ, ओकेजन आपने करवाया जिसमें जनसुराज के बड़े बड़े पोस्टर है, तो कहीं ना कहीं जनसुराज के जो उनके आइडियोलॉजी है उनको लेकर चल रही है, या जनसुराज से ही चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा बात उसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा समय लूँगा जी। उसका एक्चुअली क्या आइडियोलॉजी क्या है कि जो हम प्रशांत जी का आइडियोलॉजी तो बाद में आया, लेकिन हमारा आवाज़ टुडे फाउंडेशन का पहले ही से उद्देश्य है कि स्वरोजगार पे काम कर रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, सिलाई मशीन लगा रहे हैं, और ये समाज में ऑलरेडी चल रहा है। और सबसे पहले चीज़, क्योंकि मैं शिक्षा के बल पे आगे बढ़ा था, इसलिए मैंने गरीब दलित बच्चों के लिए स्पेशल मैंने सिर्फ और सिर्फ वहीं के महिलाओं को एक रोज़गार भी दिया हूँ। और वो हमारी शिक्षिका है, पंचायत शिक्षिका है, और वो क्या करते हैं कि अपने 30 बच्चे, प्रत्येक पंचायत से 30 बच्चे, लगभग यहाँ पे 48 को मेरा राज बाल पाठशाला चल रहा है, जो वो शिक्षा पे काम कर रही है। और जनसुराज का उसका एक और घटना बताता हूँ कि एक बार मैं मीटिंग ले रहा था अपना फाउंडेशन में, सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने लगभग 150 से 200 महिलाएं आई हुई थी। तो मैंने जब बोला कि आप हाथ उठाइए कि किनके पति यहाँ पे हैं, बाहर हैं, मुझे बड़ा मैंने उस दिन एहसास हुआ कि सर क्या दिक्कत है। पलायन का यहाँ का एक मुद्दा जो है, ऐसा मुद्दा है जो मैंने, जब आपको विश्वास नहीं होगा बिट्टू भाई, कि वहाँ पे लगभग 110 से 11 आदमी जो थे 150 के आसपास में, 111 आदमी ने हाथ उठाया कि मेरे पति बाहर रहते हैं। तो सोच लीजिए कि जिस समय में, देखिए, एक आप अगर सिस्टम को समझिएगा कि जैसे ये जो महिलाएं हैं, परिवार का मतलब होता है कि पूरा परिवार एक साथ रहे, और सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये के लिए लोग घर से बाहर जा रहे थे। ठीक है, तो मैंने एक कोशिश यही किया कि नहीं, अब हम तौर पे पलायन को भी रोकने का काम किया। जी, हम लोगों ने पलायन के तौर पे अभी भी यहाँ पे अपना क्या कहते हैं कि राज बाल पाठशाला के थ्रू लगभग 100 लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं। राज बाल पाठशाला क्या है? राज बाल पाठशाला क्या है कि गरीब दलित बच्चों के यहाँ, खास करके दलित समाज में हमने इसको कोशिश जो किया, स्कूल तक भी नहीं पहुँच, जो स्कूल तक पहुँच नहीं रहे, साथ साथ जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार ने तो स्कूल दे दिया है, लेकिन उसके होमवर्क कोई नहीं कंप्लीट करवा रहा था। तो मैंने कोचिंग के माध्यम से एक कोचिंग का नाम दिया राज बाल पाठशाला। वो प्रत्येक पंचायत में 2 घंटे उन लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, और 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा करके लोगों को पर डे के हिसाब से हम लोग उसकी सारी व्यवस्था हम लोग निःशुल्क करते हैं। संस्था के माध्यम से ये सारा काम होता है? जी जी, संस्था के माध्यम से सारा। और उतने लोगों का वेतन जाता है? वेतन जाता है, जो भी हमारा एक मानदेय जाता है, वेतन नहीं बोलिए उसको, एक मानदेय जो एक क्योंकि वो भी हमें मदद कर रहे हैं, हम भी उनको मदद करने को। एक सवाल कि आज जो वार्ड से मुखिया बनते हैं, गाड़ियों का काफिला रहता है, स्कॉर्पियो, ये सादगी का क्या कारण? आप जो इतने सादगी से रहते हैं। देखिए, ये जीवन है ना, गरीबी से निकला हुआ है, और मुझे ऐसा कोई घमंड में नहीं रहना है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे मानना है कि मैं जब
मरूंगा तो 2-4 कट्ठा ऊपर लेके नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं समाज के बीच में रहना तो समाज का सेवा करना चाहता हूँ। पिछड़ों का वोट, सवर्णों का राज, आप ही की आवाज है। ये तो यहाँ का बड़ा दुखदाई परिस्थिति है कि आज के डेट में जितने भी फंड आए दो परिवार के बीच में आए, और यहाँ का पिछड़ा और दलित और ईबीसी और अल्पसंख्यक सिर्फ मुंह ताकने का काम करते हैं, सिर्फ मुंह देखने का, मुंह ताकने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, अभी देखिए चुनाव आ रहा है, 1.5-2 महीना वो हमारे पीछे घूमेंगे 2 परिवार, और उसके बाद 5 साल उसके पीछे मतलब पीछे सीधे रूप घूमते से रहेंगे। अगर ये कहा जाए तो सवर्णों को भी बदनाम करना उचित नहीं होगा, क्योंकि 2 परिवार के लोग ही जी आज 65 सालों से यहाँ राज कर रहे हैं, चाहे जी जी 27 साल। मैं तो एकदम नहीं चाहूँगा कि सिस्टम की जो जिसको जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं अपने जनता से इस बार अपील भी करूँगा कि इस बार किसी भी हाल में जो है कि जो 2 परिवार हैं उनको वोट न करें, तीसरे को मौका जरूर दें। शराब मुर्गा में यहाँ वोट मिलता है तो कैसे आप पे लोग विश्वास करेंगे? मैं पिछले लगभग 3 साल से लोग जागरूकता फैला रहा हूँ कि भैया इस बार कम से कम वोट है जो अपना बेचे नहीं। और मैं इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बार कुछ ना कुछ यहाँ पे हिसुआ में कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या अगर मौका लोग दिए तो क्या कीजिएगा हिसुआ विधानसभा? हिसुआ नहीं हुआ, देखिए हिसुआ तो एक्चुअली क्या है कि देखिए आप एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि 20 पंचायत है हमारा अकबरपुर। आज के डेट में नरहट में आपके विधायक हैं, आपके हिसुआ में विधायक हैं, और यहाँ अकबरपुर में अकबरपुर में विधायक अभी तक नहीं हुए। 20 पंचायत को हम लोग लीड करते हैं, लेकिन आज के डेट में सबसे ज़्यादा सबसे कम विकास है जो आपका अकबरपुर क्षेत्र में हुआ है। नरहट में तो बहुत सारे आप देख रहे थे ITI एक तरह से कहिए ना कि 102 जो अभी सड़क बनी है उसके उधर के ही विधायक है। जी जी, यहाँ के थे भी, वो जाके हिसुआ में बस गए। हाँ, तो वो तो अब मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि ये चीज़ को समझें कि आखिर कब तक हम इनके पीछे दौड़ते रहेंगे। हमें अपने लिए कमर कसना होगा, अपने लोगों को लाना आगे होगा। जब तक आप आगे लाइएगा नहीं तब तक हमारा कोई हिसुआ का विकास नहीं होगा। 2 चीज़ और है, हिसुआ के संदर्भ में बहुत सारा चीज़ है जो कि मेरी उम्मीद है कि अगर जो भी है, अगर अगर हमें भी मौका मिला तो मैं एक ज़रूर कोशिश करूँगा कि हिसुआ वाले को रजौली अनुमंडल आना पड़ता है किसी भी काम के लिए। तो वो उसके लिए मैं चाहूँगा कि हिसुआ को अनुमंडल जब भी मौका मिला तो सबसे पहला काम होगा कि हिसुआ को अनुमंडल बनाऊंगा। कि दूरियों का जो दिक्कत आती है, क्योंकि सुबह आते हैं फिर रात तक लौट के जाते हैं, तो ये एक समस्या है। और दूसरा चीज़ है कि मैं नवोदय के छात्र हूँ, और मैं चाहूँगा कि हर एक प्रखंड में एक नवोदय और नेत्रहाट के तर्ज पे प्रत्येक प्रखंड में एक स्कूल कम से कम जब तक 5 साल में ये मैं ज़रूर करवाने का कोशिश करूँगा। तीसरा चीज़ क्या है कि यहाँ ढेबिया बाबा अकबरपुर में एक मैदान है, वगैरह चलता है, वहाँ फिजिकल के बच्चे लोग पढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ढेबिया बाबा अकबरपुर में खास करके इसको प्लेग्राउंड को इतना बड़ा बना करके इसको दिया जाए, या स्टेडियम में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे यहाँ के बच्चों को भी मौका मिले खेलने कूदने का, आगे बढ़ने के लिए, और सारे चीज़ जो एग्ज़ाम वगैरह में पास करते हैं उसके लिए। चौथा चीज़ है कि यहाँ पे रेफरल हॉस्पिटल जो कि फतेहपुर में अभी जर्जर स्थिति में है, उसको पुनरुद्धार करने का कोशिश किया जाए। और ये बहुत लंबित मांगे हैं यहाँ के हिसुआ के लिए, ये 3-4-5 मांगे हैं जो कि होनी चाहिए। और बाकी तो वो उनको क्या कहेंगे जिनके आंखों में जातियों की पट्टी बंधी है? देखिए जातियों को पट्टी, देखिए आज के डेट में अगर मैं बहुजन समाज से बिलोंग करता हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा उपजाति जो है सबसे ज़्यादा हमारे बहुजन समाज में होता है। और क्या ऊपर से पार्टी आ गई, जो जाति की बात कर रहे हैं कि जो पार्टी आ गई, पार्टी में क्या हुआ कि उसमें भी 4 भाग उधर चला गया, 5 भाग उधर चला गया। माने अगर 200 अगर आदमी है तो 50 इधर आ गए, 50 है, तो हम लोग वोट का बंटवारा जो हो जा रहा है। इस बार मैं कोशिश करूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि अपना पार्टी में न बट करके आप एक अच्छे नेतृत्व को चुने जो कि आपके लिए सोचे, न कि सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचे,
ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और जाति में बट करके वोट न करें, एक इंसानियत के इंसान के तौर पे एक ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो कि आपके बीच में दुख सुख में रहता हो और हमेशा साथ रहे। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि चलिए, आप हमारे thank you। यहाँ आए और रहे।